बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर जो अध्याय 2 है उसको शुरू कर रखा है आपकी क्लास के अंदर। एक वीडियो में पहले ही भेज चुकी हूँ आपको, जिसके अंदर मैंने केवल आपको एक पुष्प की संरचना के बारे में बताया था, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है ये पुष्पों में लैंगिक प्रजनन का है। लैंगिक प्रजनन हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक का संलयन होता है, युग्मनज बनता है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब जो पादप है उनके अंदर जो पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर मैंने आपको बताया था नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। नर जननांग और मादा जननांग जो है, नर जननांग में नर युग्मक बनता है और मादा जननांग में मादा युग्मक बनता है। तो ये सभी बातें मैंने एक पुष्प की संरचना आपको बता दी थी। अब मैं उसी संरचना को आगे बढ़ा रही हूँ, यानी कि आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपको ये कहा था कि पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक प्रजनन के समय 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। उसमें से जो प्रथम अवस्था है उसको बोलते हैं पूर्व निषेचन प्रावस्था, पूर्व निषेचन प्रावस्था, फिर बोलते हैं निषेचन, और 3 नंबर पे इसको बोला जाता है पश्च निषेचन प्रावस्था। ये 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है पुष्पीय पादपों के अंदर। फिर मैंने आपको थोड़ा कंपैरिजन भी बताया था कि फर्स्ट वाले चैप्टर में भी हमने ये 3 बातें पढ़ी थी, सेकंड वाले चैप्टर में भी हम ये 3 बातें पढ़ेंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर चैप्टर 2 में से क्वेश्चन आता है तो वो आगे लिखेगा पुष्पीय पादपों में बताइए, तो आप समझ जाओगे चैप्टर 2 में से पूछ रहा है। आज मैं जो टॉपिक शुरू करूंगी वो है पूर्व निषेचन प्रावस्था। निषेचन होने से पहले की प्रावस्थाएं कौन कौन सी है, हम उन सब की बात करेंगे। तो बाकी की सभी मैं हटा देती हूँ। निषेचन पूर्व प्रावस्था, अब ये बात सुनो, ये भी पूरा नहीं पूछा जाएगा। निषेचन पूर्व प्रावस्था अपन नर जननांग में भी पढ़ेंगे और मादा जननांग में भी पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना आता है एग्जाम के अंदर। मैंने आपको क्या कहा था, इसको मैंने आपको डिवाइड करके दिया था 4 मार्क्स में 1+3 में। तो 3 का भी मैंने आपको डिवाइड किया था +1 1 में, 2+1 में किया था ना हम लोगों ने। तो बात आपको ही पता चल रही, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो पूर्व निषेचन प्रावस्था के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, सुनो मेरी बात। पूर्व निषेचन प्रावस्था में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सुन लो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नर जननांग। नर जननांग के अंदर नर जननांग की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। नर जननांग की क्या पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर अपन नर युग्मक का निर्माण करेंगे, नर युग्मक का निर्माण करेंगे और प्रागण पढ़ेंगे। नर युग्मक को मादा युग्मक तक लेके जाएंगे, किसमें, फिर अपन इधर ऐसे ही मादा जननांग की संरचना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में मादा युग्मक का निर्माण पढ़ेंगे, है ना। इन सब बातों का अपन अध्ययन करेंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको अध्ययन करवाती जाऊंगी आप आराम से करते जाओ। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, सेंड कर दूंगी मैं ग्रुप के अंदर। आपका काम केवल टॉपिक को समझना है, चाहो तो रफली लिख लो, ताकि जब तक नोट्स ना भेजो तब तक आप एक बार उसे याद कर लो, ठीक है। मार्केट के अंदर बुक आ चुकी है, आप आराम से खरीद सकते हो बुक को। जो मार्केट में नहीं जा सकता है तो राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी बुक है, तो वहां से आप अपने फोन में PDF को डाउनलोड कर सकते हो। पूर्व निषेचन प्रावस्था के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नर जननांग। तो हमारी पहली हेडिंग क्या होगी, नर जननांग। किसमें, पुष्प में, पुष्प में नर जननांग, ठीक है। अब सुनो, पुष्प में आप कहोगे कि जो पुष्प का जो नर जननांग है उसे पुकेसर कहते हैं। पुष्प का नर जननांग पुकेसर कहलाता है। जो पुकेसर है उसके अंदर एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है। इस डंठल नुमा संरचना को क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं, पुतंतु कहते हैं।
पुतंतु का जो ऊपर वाला जो भाग है ये थोड़ा फुला हुआ रहता है। इस फुले हुए भाग को परागकोश कहते हैं। परागकोश कहते हैं। पुष्पीय पादपों में जो नर जनांग है उसके अंदर एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे पुतंतु कहते हैं। पुतंतु का ऊपर वाला सिरा फुला हुआ रहता है जिसे परागकोश कहा जाता है। पुतंतु का जो निचला हिस्सा है वो पुष्पासन पे टिका हुआ रहता है। किस पे टिका हुआ रहता है? पुष्पासन पे टिका हुआ रहता है। क्योंकि संरचना की बात, अब ये बात मैं आपको नहीं बताने वाली, पीछे वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर हम बात करेंगे जो पराग पुतंत्र डंठल नुमा संरचना है। परागकोश किसकी बात करेंगे? अब जो परागकोश है, कुछ पादपों के अंदर परागकोश द्विपाली के रूप में होते हैं। एक पाली ये रही, एक पाली ये रही, द्विपालित होते हैं। लेकिन जो मालवेसी कुल के पौधे होते हैं जैसे कपास है, भिंडी है, ठीक है, उनके अंदर ये क्या होते हैं? एक पाली के होते हैं। और वैसे सभी पौधों में कैसे होते हैं? द्विपालित संरचना होती है। परागकोश जो है, परागकोश लगभग पादपों के अंदर 2 पालियां पाई जाती है, जिसे द्विपालित संरचना कहते हैं। जब परागकोश के दोनों पालियों को जोड़ने के लिए एक संयोजी पाई जाती है जो निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेती है। दोनों पालियों को आपस में जोड़ने के लिए संयोजी पाई जाती है जो निषेचन में भाग नहीं लेती, मतलब ये बंधे होती है, बांझ होती है, निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेती। जब परागकोश का ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है, इस प्रकार से अपन इसको काटेंगे। किसको काटेंगे? अनुप्रस्थ रूप से जब इसको काटा जाता है तो काटने पर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर इस प्रकार की संरचना के रूप में 2 थीका पाई जाती है। एक में 2 थीका है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्विपालित कहा जाता है। ये जो थीका है, इस थीका को आगे जाकर के लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी कहा जाता है, ठीक है। तो एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती है, तो एक परागकोश में कितनी हो गई? 4 लघु बीजाणुधानी हो जाती है। जब परागकोश का अनुप्रस्थ काटने पर हमें इसके अंदर 2 गोलाकार संरचना दिखाई देती है। ये जो गोलाकार संरचना है आप इसे थीका कह दो। 2 है तो यानी परागकोश किस प्रकार का हो गया? द्विपालित हो जाता है। कैसा हो जाता है? द्विपालित हो जाता है। आगे जाकर के हम क्या कहेंगे कि ये जो देखो, ये जो खांच है, इस खांच के दौरान हमें ये द्विपालित बन गई ना, एक थीका, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। फिर उसके बाद में जो ये पाली बनी है, इसके अंदर ये वाला जो भाग है, इसके अंदर लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी है, तो एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। इतनी बात शायद आपके समझ में आ गई होगी। मैं पूर्व निषेचन प्रावस्था में पुष्प में नर जनांग की बात कर रही हूँ आपके सामने, ठीक है। नर जनांग क्या कहलाता है? पुकेशर कहलाता है। पुकेशर में जो डंठल नुमा संरचना है उसे पुतंतु कहते हैं। डंठल का ऊपर वाला जो हिस्सा फुला हुआ जो भाग होता है परागकोश कहलाता है। ये जो परागकोश है वो द्विपालित होती है, लगभग केवल मालवेसी को छोड़ करके सभी कुल के पौधों में कैसी होती है? द्विपालित प्रावस्था में पाई जाती है। दोनों पालियों को जोड़ने के लिए एक बंधे संयोजी संरचना पाई जाती है जो निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेती है। जब परागकोश का अनुप्रस्थ काटने पर हमें ऐसे थीका दिखाई देगी।
द्विथिका हो गई, द्विपालित हो गई। जो द्विपालित है वो किसका फॉर्म बनाएगी? लघु बीजाणुधानी का। एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, तो कुल लघु बीजाणुधानी हो गई 4 लघु बीजाणुधानी होती है। इतना एक बार देख लो, फिर आगे पढ़ा दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? देख लो एक बार, फिर आगे और पढ़ा दो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब अपन कहेंगे ये जो लघु बीजाणुधानी है, ये आगे जाकर के प्राग पुट्टी बनाती है। आगे जाकर क्या बनाती है? प्राग पुट्टी बनाती है। जो प्राग पुट्टी है, इनके अंदर क्या बनेंगे? प्राग कण बनेंगे। और प्राग कण ही तो हमें बनाने हैं, ताकि प्राग कण से आगे जाकर के क्या बन जाए? नर युग्मक का निर्माण हो जाए। किसका हो गया? कि लघु बीजाणुधानी है, आगे जाकर के किसमें विकसित हो जाती है? प्राग पुट्टी में विकसित हो जाती है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। ये हटा रही हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, ये हो गया वही डंठल नुमा भाग जो अपन बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक बार प्राग कोश। ये जो प्राग कोश है, इसके अंदर लघु बीजाणुधानी है। क्या पाई जा रही है? लघु बीजाणुधानी पाई जा रही है। और ये जो लघु बीजाणुधानी जो होती है, इन लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? प्राग कण का निर्माण होता है। प्राग कण का निर्माण होता है। और ये जो लघु बीजाणुधानी आगे जाकर के ये विकसित हो जाती है, विकसित होकर किसका रूप बना लेती है? प्राग पुट्टी का। यानी कि जहाँ प्रागण पाए जाएंगे, वो थैलेनुमा संरचना, जिस थैलेनुमा संरचना में क्या पाए जाते हैं? प्राग कण पाए जाते हैं, उसे आप क्या कह दो? प्राग पुट्टी कह दो। है क्या प्राग पुट्टी? लघु बीजाणुधानी का विकसित रूप क्या कहलाता है? प्राग पुट्टी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो सुनो। ये तो केवल एक नॉर्मल संरचना थी। एग्जाम में आपसे पूछेगा लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए। क्या पूछेगा? लघु बीजाणुधानी का सचित्र वर्णन कीजिए। कि 3 नंबर का प्रश्न है ना, तो 1 नंबर तो आपको वो किस में दे देगा? चित्र में दे देगा। भाई 3 नंबर को मैंने ऐसे डिवाइड किया था, है ना। 4 नंबर, तो 1 नंबर तो छोटे वाले क्वेश्चंस का हो गया। 3 नंबर को ऐसे कहा था मैंने डिवाइड करके, तो ये 1 नंबर किसका? ये चित्र का ही तो है। प्रश्न बना, बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में आ भी सकता है। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। नोट्स मैं आपको भेज दूंगी। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में वो प्रश्न पूछेगा लघु बीजाणुधानी की सचित्र समझाइए। तो समझो एक बार पूरा लघु बीजाणुधानी को। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी में आप क्या कहोगे? कि एक प्रारूप संरचना बनाएंगे लघु बीजाणुधानी की। हम लोग क्या कहेंगे? एक प्राग कोश है। प्राग कोश के अंदर थीका पाया जाता है, और है ना द्विपालित होते हैं। क्या होते हैं? द्विपालित होते हैं। बाहर द्विपालित है, थीका पाए जा रहे हैं। और जो थीका है वो आगे जाकर के एक लघु बीजाणुधानी का रूप होता है। एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। इस प्रकार एक प्राग कोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। जो लघु बीजाणुधानी है, किसकी संरचना पढ़ोगे? लघु बीजाणुधानी। जो ये लघु बीजाणुधानी है, इसके अंदर 4 परत पाई जाती है। एक लघु बीजाणुधानी की बात कर रही हूँ, 4 होती है एक प्राग कोश के अंदर। ठीक है, 4 परत पाई जाती है। इसके चारों परत में सबसे बाहर वाली का है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। दूसरी का नाम है एंथीसिया। क्या नाम है दूसरी का? एंथीसियस। क्या पहली क्या है? बाह्य त्वचा एंथीसियस, यानी कि एंडोथीलियम। एंडोथीलियम 3 नंबर पे मध्य स्तर।
यानी कि मिडल लेयर, और 4 नंबर पे है टेपिटम। ये चारों नाम याद कर लो फटाफट, फटाफट याद कर लो। ये अच्छे से लिख दो, एक बार आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। ये लो अंथीसियस, फटाफट देख लो। छोटी बड़ी मात्राएं कोई दिक्कत नहीं होती बायोलॉजी में। ये लो, ठीक है, ज़्यादा किसी की दिक्कत हो जाए तो मात्रा छोटी बड़ी की। चलो पढ़ लिए चारों नाम। ये नाम आपको चारों याद होने चाहिए। एक लघु बीजाणुधानी में 4 परत पाई जाती, उन चारों परतों का क्या नाम है? तो चारों परतों का क्या नाम है? बाह्य त्वचा, एंथीसियस, मध्य स्तर और टेपिटम। ये चारों नाम हटा रही हूं मैं, याद होने चाहिए चारों स्तर के नाम आपको। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में चित्र बनाती जाऊंगी, साथ साथ में पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। देखो, सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? अभी अभी आपने देखा था, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। जो ये सबसे बाहर की तरफ जो परत पाई जाती है उसे एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। जो ये बाह्य त्वचा होती है इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, कि पराग कण होंगे ना अंदर की तरफ, तो उन पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है? बाह्य त्वचा का होता है सुरक्षा प्रदान करना। ये लो, साथ साथ में चित्र भी बनाती जा रही हूँ, ठीक है। ये हो गई बाह्य, तो 4 परत बताई थी ना, बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियस, मध्य परत, तो सबसे बाहर वाली बाह्य त्वचा। चलिए ठीक, इतना क्लियर हो। बस आपको क्या कहना है कि सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? बाह्य त्वचा पाई जाती है, जिसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। बाह्य त्वचा के नीचे एक परत पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्थीसियस बोलते हैं। ये जो अंतःस्थीसियस होती है इसमें अल्फा सेलुलोज के बने हुए रेशे पाए जाते हैं। अल्फा सेलुलोज के बने हुए रेशे पाए जाते हैं जो जल को अवशोषित करते हैं, यानी कि लघु बीजाणुधानी में आर्द्रता बनाए रखेंगे। जल का अवशोषण कर लघु बीजाणुधानी में आर्द्रता बनाए रखने का काम किसका होता है? अंतःस्थीसियस का होता है। जो ये अंतःस्थीसियस है, जो ये अंतःस्थीसियस होती है, इसमें एक स्पेसिफिक प्रकार की, विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो विखंडन में सहायता करती है। आपसे पूछे ना कि पराग पुट्टिका के विखंडन में सहायता कौन करता है, तो पराग पुट्टिका के विखंडन में सहायता सबसे मेन सहायता करती है अंतःस्थीसियस। क्या करती है? अंतःस्थीसियस अल्फा सेलुलोज रेशो की बनी है, अल्फा सेलुलोज रेशो की बनी होती है, जिनमें क्या पाई जाती है? आर्द्रता ग्राही होती है, नमी प्रदान करती है। जब पराग कण का निर्माण हो जाता है तो यहाँ से फट जाएगी और पराग कण का है बाहर निकल जाएंगे। फिर 2-3 परत के रूप में, 2-3 परत के रूप में मध्य स्तर पाया जाता है। इस प्रकार से पाया जाएगा मध्य स्तर, 2-3 परत के रूप में मध्य स्तर पाया जाता है। ये जो मध्य स्तर होता है ये विकसित होकर के नष्ट हो जाता है, वह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। वह 2 से लेकर के 3 परत के रूप में पाया जाता है, वह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है।
3 स्तर करवा दिए, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ कौन सा है, बाह्य त्वचा, ठीक है। फिर उसके बाद में जहाँ अल्फा सेलोज के रेशे पाए जाते उसको बोलते हैं अंथीसियस बोला जाता है, अंथीसियस बोला जाता है, जो टूटने पर लघु बीजाणु धानी को टूटने में सहायता करेगा। आगे जाकर के लघु बीजाणु धानी किसका निर्माण करती है, प्राग पुट्टिका का निर्माण करती है, जिसे प्राग कण बनते हैं। तो उन प्राग कणों को बाहर निकालने में सहायता कौन करती है, यही अंतरथीसियस करती है। कहने को अपन ये भी कह सकते हैं कि तीनों ही परत टूटने में क्या, क्योंकि देखो ऐसे चारों तरफ है, जैसे मैंने यहाँ का ऐसा खुला छोड़ रखा है, हालांकि ये चारों तरफ होती है, ऐसे ऐसे आ जाती है बाह्य त्वचा, फिर ये वाली आ जाएगी, फिर ये मध्य स्तर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे होती है चारों तरफ, लेकिन मैंने एक बार यहाँ वाला हटा दिया है। अब मेरी बात सुनो, अंदर सेम है, एक साइड का बना दो डायग्राम। अंदर की तरफ सबसे अंदर की जो परत पाई जाती है, सबसे अंदर जो परत पाई जाती है उसे आप क्या कहोगे, आप उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे टेपिटम। क्या कहोगे, टेपिटम। सबसे अंदर की जो परत होती है उसे टेपिटम कहते हैं। जो टेपिटम है, जो टेपिटम है, इसकी जो कोशिका होती है उसका कोशिका द्रव्य गहरा होता है, केंद्रक थोड़ा बड़ा होता है और कोशिका द्रव्य गहरा होता है। इसकी जो एक कोशिका होती है, इसमें 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ग्रंथिल कोशिका और स्रावी कोशिका। तो आपको इन कोशिका के नाम ज्यादा, क्योंकि वो अमीबीय कोशिका कह दो चाहे ग्रंथिल कह दो, ठीक है, आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है। अपनी एनसीईआरटी इसके प्रकार नहीं बताती है कोशिका के जो प्रकार के, वो राजस्थान बोर्ड की बुक बताती है। एक है स्रावी कोशिका और एक क्या होती है, ग्रंथिल कोशिका होती है, ठीक है। तो आपको तो इतनी ध्यान में रखना है कि टेपिटम की जो कोशिका है उसका कोशिका द्रव्य गहरा हो जाता है, उसका जो केंद्रक है वो आकार में बड़ा हो जाता है। ये जो कोशिका है ये आगे जाकर के, टेपिटम की कोशिका आगे जाकर के एक रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती है, जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। टेपिटम के द्वारा एक पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसका नाम स्पोरोपोलेनिन है। ये जो स्पोरोपोलेनिन होगा, ये पराग कण की, स्पोरोपोलेनिन पराग कण की बाह्य परत का निर्माण करेगा। पराग कण की बाह्य जो परत है उसके ऊपर एक अपारदर्शी अपारगम में एक परत पाई जाएगी, जो किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इस स्पोरोपोलेनिन का निर्माण कौन करता है, टेपिटम की कोशिका करती है। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोरोपोलेनिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो लघु बीजाणु धानी के सबसे अंदर की परत का क्या नाम है, टेपिटम। ये टेपिटम करती है। दूसरा क्या काम है टेपिटम का, एक तो स्पोरोपोलेनिन का निर्माण कर दिया, दूसरा क्या काम होता है कि टेपिटम की जो कोशिका होती है ये विकसित पराग कण को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। ये टेपिटम है। तो कितनी छोटी छोटी बातें राजस्थान बोर्ड की बुक में, फिर भी थोड़ी बड़ी बातें देखी, पर आपके नहीं देखी तो आपको इतना नहीं देखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 4 ये, अब अंदर की तरफ बात सुनो मेरी, ठीक है। ये थोड़ा बढ़ा दूं, 3 परत तो किसकी है, ये एक और बनाओ ना परत, 2 से 3 परत तो ये मध्य की है, मध्य परत पाई जाती है, मध्य की परत पाई जाती है। मध्य की परत के अंदर क्या पाई जाती है, टेपिटम पाया जाता है। किसकी परत पाई जाती है, टेपिटम की जो परत है ये पाई जाती है। और टेपिटम की जो टेपिटम है स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करती है,
का निर्माण करती है, दूसरा विकसित परागकण को पोषण प्रदान करती है। टेपिडम की जो कोशिकाएं होती है स्रावी और ग्रंथि प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखो फिर अपन ये कहेंगे कि सबसे अंदर की तरफ, जैसे मैं यहां बना दूं एक बार, सबसे अंदर की तरफ ये संयोजी ऊतक बन गए। अब यहाँ ये जो कोशिका है, टेपिडम की जो कोशिका है, उसके अंदर की तरफ एक कोशिका पाई जाती है जिस कोशिका का नाम होता है बीजाणु जनन कोशिका, लघु बीजाणु जनन कोशिका, लघु बीजाणु जनन कोशिका। ये जो लघु बीजाणु जनन जो कोशिका है, इसका एक समूह पाया जाता है। किसका? लघु बीजाणु जनन कोशिका का एक समूह पाया जाता है जो लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, जो लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। टेपिड अंदर की तरफ अपरिपक्व कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। अपरिपक्व कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, ठीक है, जो जिसे उसकी कोशिका को लघु बीजाणु कोशिका कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, जो किसका निर्माण करती है? परागकण का निर्माण करती है या लघु बीजाणु का निर्माण करती है। परागकण का निर्माण करती है, लघु बीजाणु का निर्माण करती है। अब यहाँ जो ये लघु बीजाणु जब संपूर्ण बन चुके हैं, तब आप लघु बीजाणु धानी को ही क्या कह दो? परागपुट्टी कह दो। परागपुट्टी टूटती है और परागपुट्टी के टूटने से लघु बीजाणु कहाँ आ जाते हैं? बाह्य परागकण कहाँ जाते हैं? हवा में, जल में विसरित हो जाते हैं। परीक्षा में यही पूछा जाता है। लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में बताओ, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? एक बार देखो, मैं बोर्ड से अलग हूँ बिल्कुल, अब केवल डायग्राम दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही। मेरी बात सुनो, परीक्षा में पूछा जाएगा लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में बताओ, तो आप क्या कहोगे कि लघु बीजाणु धानी का जब अनुप्रस्थ काटते हैं तो इसमें 4 परत दिखाई देती है। सबसे बाहर वाली जो परत है इसे बाह्य त्वचा कहते हैं। ये जो बाह्य त्वचा होती है ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती, किसका काम करती है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। कि किसका काम करती है? ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगी। फिर बाह्य परत के नीचे होती है अंतस्थीसियस होती है। अंतस्थीसियस में अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं। ये जो अल्फा सेलुलोज के जो रेशे होते हैं आर्द्रताग्राही होते हैं, जल को अवशोषित करते, सूखने से बचाने का काम करते हैं। जब परागकण संपूर्ण बन जाते हैं तो यहाँ से ये इसको विघटन होने में भी सहायता करते हैं। फिर उसके बाद में 2-3 परत पाई जाती है जिन्हों मध्य स्तर कहते हैं। मध्य स्तर भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। सबसे अंदर की जो परत पाई जाती है उसे टेपिडम बोलते हैं। टेपिडम की जो कोशिकाएं होती है उसका कोशिका द्रव्य सघन होता है। उसका कोशिका द्रव्य कैसा होता है? सघन होता है। सघन भरा हुआ केंद्रक थोड़ा बड़ा होता है, अधिक होते हैं केंद्रक। एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जो टेपिडम की जो कोशिका है वो स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करेगी। स्पोरोपोलेनिन जो परागकण है इसकी बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायता करते हैं। टेपिडम की कोशिकाएं विकसित परागकण को पोषण प्रदान करवाती है। अब जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो विभाजन के समय इसमें केंद्रक की संख्या ज्यादा रह जाती है। लघु बीजाणुधानी में सबसे अंदर की तरफ सबसे अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। वो जो कोशिकाएं होती है उनमें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे जाकर के लघु बीजाणु का निर्माण करेगी और वो जो लघु बीजाणु वो क्या कहलाएगा? परागकण कहलाएगा। यही
संरचना इधर बनेगी, इसीलिए मैंने बनाई नहीं है। आप एक बार देख लेना, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो मैं आपको करके दिखा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ठीक है, ऐसे 4 परत पाई जाती है। ये टेपिटम वाला हिस्सा हो गया, और टेपिटम वाले हिस्से के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, जो विस्फोट के दौरान बाहर निकल जाएंगे। ठीक है क्या, है ना? ये टेपिटम है ना, सबसे अंदर वाली परत क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। ये लोग, ये संरचना हो गई लघु बीजाणु धानी की। हालांकि देखो टेपिटम में एक बात और भी है, समझा दूं, बट आपके सिलेबस में नहीं, याद रखे तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं। कि जो एक टेपिटम है इसमें एक प्रोयूबिकस संरचना पाई जाती है। प्रोयूबिकस क्या पाई जाती है? प्रोयूबिकस संरचना बनती है। प्रोयूबिकस संरचना यूबिकस संरचना बनाती है, और ये जो यूबिकस संरचना है ये आगे जाकर के स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करती है। लेकिन हमारे ये नहीं, आप तो सीधे सीधे याद कर लेना, टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करती है और पोषण प्रदान करती है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जैसे ऐसे पूछ ले, लघु बीजाणु दानी का सचित्र वर्णन करते हुए टेपिटम के कार्य बताइए, तो आप क्या कर दोगे? बता दोगे। स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करते, जो आगे जाकर के परागकण की बाह्य भित्ति बनाएगा और पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो आराम से, क्योंकि मैं एक ही यही करवाऊँ, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी। आगे का जो हमारे को पूर्ण निषेचन प्रावस्था में नर जन्नांग लिया है। नर जन्नांग के अंदर हमने पढ़ा है पुकेशर। पुकेशर के फिर अपन अंदर गए, तो पुकेशर की जब हम अंदर गए तो हमने क्या देखा? एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। तो फिर हमने लघु बीजाणु धानी की क्या पढ़ ली? संरचना पढ़ ली। अब हम ये पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु धानी के बिल्कुल अंदर की तरफ जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, उसे लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, ये परागकण बने कैसे है, इसकी अपन बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो सभी बच्चे आराम से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, वो ज्यादा टफ नहीं है। 4 परत है, कौन कौन सी? बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद में अंतस्थीसियस, मध्य स्तर और टेपिटम। थोड़ा सा टेपिटम वाली थोड़ी कहानी याद रखनी है आपको, या फिर एंडोथीसियम वाली थोड़ी कहानी याद रखनी है। ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। और ध्यान रखना, ये तीनों स्तर मोटे होते हैं, बाह्य त्वचा, ये अंतस्थीसियस और ठीक है मध्य स्तर, क्योंकि सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, और टेपिटम के 2 काम हो ही गए। तो चलो बच्चों, आज की क्लास मेरी इतनी ही थी। आप टॉपिक को देख करके कमेंट्स करोगे कि आपने चैप्टर को समझ लिया है, उसके बाद ही अपनी अगली क्लास होगी। सभी बच्चे कमेंट्स नहीं कर रहे, कोई 2-4 बच्चे होंगे शायद कमेंट्स कर रहे हैं, तो सारे बच्चे पढ़ करके मुझे बताओ कि आपने वीडियो देख ली है। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी थी। थैंक यू।